प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी। लाहौर हाईकोर्ट ने सुबह 10 बजे तक पुलिस ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। कारकुनों की गिरफ्तारियां रोकने की इस्तदा मुस्तरद। हमारी गाड़ियां जला दी गई, हमारे साथ ज्यादती हुई। आईजी पंजाब उस्मान अनवर अदालत में फट पड़े। यास्मीन राशिद, सदर आरिफ अलवी की मुबैना ऑडियो में भी अहम इंकशाफात। सदर आरिफ अलवी को इमरान खान को सरेंडर कराने का कह दिया। क्या कल इमरान खान अपनी गिरफ्तारी दे देंगे? इसके अलावा बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो दुनिया भर से मिलने वाले 166 तहाइफ घर ले गई। सरकारी दस्तावेजात में लूटमार का बड़ा इंकशाफ। सिगार बॉक्स, सैंडल्स और गुड़िया समेत दर्जनों तहाइफ मामूली कीमत की अदायगी के बाद पास रख लिए। दूसरी जानिब साबिक सदर गुलाम इसाक खान भी तोशाखाना की सफाई में किसी से पीछे नहीं रहे। गुलाम इसाक खान क्या कुछ घर लेके गए, आपको डिटेल्स बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सीनियर सफ़ी हामिद मीर के प्रोग्राम में अरशद शरीफ कत्ल से मुतालिक अहम इंकशाफात। शहबाज शरीफ की कीनिया के सदर से केस के हवाले से क्या बातचीत हुई, क्या कीनिया अरशद शरीफ कत्ल के सबूत पाकिस्तान के हवाले करेगा, ये तमाम तर डिटेल्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, जो कि अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। क्लासेस साहब, फवाद चौधरी साहब हो या पीटीआई का इस पर कोई भी सीनियर कार जो रहनुमा है वो हो, तो उनसे सवाल ये बनता है कि इतनी रेजिस्टेंस और एक तरह से सेलिब्रेट की जा रही है पीटीआई की तरफ से, जो कि कल सुबह 10 बजे का टाइम है, पता चलेगा कि क्या किस तरह से सिचुएशन आगे डेवलप होती है। बट ये विजुअल्स क्या क्रिएट हुए? मेरा ख्याल है जो बात यास्मीन ये राशिद साहबा की गुफ्तगू सामने आई है मुबैना तौर पर, उन्होंने सम अप कर दिया है। और अभी भी हमारे साथ हमारी वो रिसर्चर हैं सीनियर सुमेरा सलीम साहबा ये बात कह रही थी जब ये भी शो की तैयारी के लिए, तो उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत सवाल उठाया कि खान साहब जो हैं वो इस तरह के मशवरे जो हैं उनको कोई देने वाला नहीं है। वहाँ पर बैठ कर के इतने वायलेंस तशद्दुद, उनकी पार्टी भी अंडर प्रेशर नुकसान में है, तो उनको कोई ये बात कहता नहीं है। ये सुमेरा ने सवाल उठाया तो मैंने उनको जवाब दिया। मैंने कहा जनाब कि अगर ये खान साहब जो हैं बात सुनते होते कोई अपने एडवाइजर्स की, कोई सीनियर एलिमेंट्स की, तो यास्मीन राशिद साहबा को ये प्रेसिडेंट साहब को कॉल करने की ज़रूरत तो पेश ना आती। वो तो फिर इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर बैठ के वो बात करते हैं, वहाँ पे खान साहब को कहते हैं। मुमकिन है उन्होंने खान साहब को बात की भी हो, मतलब मुमकिन है यास्मीन राशिद साहबा ने ये बात उनके मुंह पर की भी हो, लेकिन वो जो हॉकिश एलिमेंट्स होते हैं सम टाइम वो डोमिनेट करते हैं और वो बात आपके क्रॉस नहीं जाने चाह रही। अब हो सकता है पूरी पार्टी के लोग जो हैं एक उसमें वही कुछ सोच रहे हो जो यास्मीन राशिद साहब सोच रही थी, कुछ जरूरत नहीं कर रहा था। क्लासेस साहब, असद उमर साहब की जिस तरह उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि मैंने असद से ये बात, जब आरिफ अलवी साहब ने कहा कि असद से मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने कहा मैंने असद से बात की है, बट उसने कहा आपने किसी से ये बात नहीं करनी। सो इट मीन्स देयर इज दिस ओपिनियन व्हिच इज प्रिवेलिंग इन द पार्टी, लेकिन उसको आगे या तो खान साहब को कन्विंस नहीं कराने दिया जाता। बहुत सारे लोग जो है पार्टी के अंदर, अगर यास्मीन राशिद साहबा की ये सोच है, आरिफ अलवी साहब की ये सोच है, इसके बाद ये असद उमर की सोच है, ये वो लोग हैं जो आपके मतलब फाउंडर तो चलो हम ना कहें, लेकिन ये पार्टी के बड़े पुराने लोग हैं। पार्टी का मतलब इनको खड़ा करने में, पार्टी को इस मकाम तक लाने में इन 3-4 लोगों का बड़ा हाथ है। शफकत महमूद साहब हमें नजर नहीं आ रहे, उनका भी ये कहा जाता है सीनियर एलिमेंट हैं, वो भी ज़्यादा हाकिश इस तरह की अप्रोच वो नहीं रखते। सो खान साहब अगर इतना सारा उनके इर्द गिर्द लोग ये मौजूद हैं जो ये मशवरा दे रहे हैं, अगर वो मशवरा प्रेसिडेंट को दे रही हैं तो डेफिनेटली उन्होंने मशवरा उनको इमरान खान साहब, असद उमर का कह रही, मैंने उनसे भी बात की। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब जो है अपने पार्टी के सीनियर लीडरशिप की बातें नहीं सुन रहे या नहीं मान रहे, तो वो फिर किन लोगों की बात मान रहे हैं? फिर कौन लोग हैं जो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आप इस ये लेवल की कन्फ्रंटेशन करें या आप जाकर झगड़ा करें, लड़ाई करें? अगर मुमकिन है कि खान साहब को नजर आता हो या उनके जो एक उनका क्राउड है उनके गिर्द के, जनाब अगर हम ये रेजिस्टेंस करें स्टेट के अगेंस्ट, इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट, अदलिया के अगेंस्ट या जो भी हैं, तो हमें इससे वोट बैंक एक हमारा बढ़ेगा, हमें या एक होता है ना विक्टिम हुड का जो उसमें तस्वर होता है, कंसेप्ट होता है, वो बढ़ेगा। वन मैन एक उस अगेंस्ट द रेस्ट, ये मतलब हमारे यहाँ एक हीरोइज्म का एक आपको बनता है, इमेज बनता है, एक ऑरा बनता है कि देखो अकेला आदमी है, पूरी रियासत, पूरे इंस्टीट्यूशन, पुलिस, फौज, अदलिया, मीडिया सबके खिलाफ खड़ा हो गया। तो खान साहब का ये इमेज उनको फायदा भी देता है, नो डाउट, इससे उनका वोट बैंक बना है, उनकी बहादुरी को लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक जो उनका नाकदीन है वो उन पर तनकीद करने पे भी आ गए कि खान साहब आप जो है अपने वर्कर को आगे करने की बजाय कि वो मारें खाएं, चीजें खाएं, एक आपके पास आया है, माजी में बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, आपके दौर में बहुत सारे लोग हैं वो गिरफ्तार होते रहे, तो अब जाए बहादुरी से फेस करें। मतलब जेल में जाना कोई मतलब खुदा ना खासा पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्कों में ये तो कॉमन सी बात होती है, जो वहां पर उसमें जाते नहीं उसको तो लीडर नहीं माना जाता यहाँ पे हमारे यहाँ। सो खान साहब जब वहां पे वो नहीं गए, और दूसरी एक और बड़ी एक और अहम चीज है, आने लाइटर नोट, कि खान साहब ये नारा मार कर रहे थे कि जनाब कि हम जो है ना
यहाँ पे इसको आवाम को, कौम को इस जरदारी से, शरीफों से, लुटेरों, चोरों, डाकू से मैं बचाऊंगा मैं, और मैं इनका अगेंस्ट इसमें हूँ। अब ये पता चला है कि ये जो अवाम है वो आगे अवाम को खान साहब को बचाना पड़ गया है कि वो सारे के सारे खड़े होकर हमारे खान साहब को आगे पुलिस या ये इदारे आके उठा कर ना ले जाएं। सो एक साइड तो ये भी है एक उसमें। सो ये बड़ा इंतहा डिस्टर्बिंग मेरा ख्याल है सीन जो हुआ है इतने दिनों, 2 दिन बाद आपकी कार्रवाइयों के बाद आपके वर्कर जख्मी हुए, बेचारे पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। इसमें जो अच्छी चीज़ ये होगा कि उसमें कोई एक उसमें ह्यूमन कैजुअल्टीज नहीं हुई, उसका बड़ा खौफ था, डर था। ये चीज़ें सामने आ रही थी कि केपी से कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान की बातें आ रही थी, वो लोग बिठाए हुए हैं, यहाँ से पंजाब की पुलिस है। अब मतलब पंजाब पुलिस वर्ष से जो मुबैना रिपोर्ट हो रहा है तो गिलगित की पुलिस आमने सामने है। अगर खुदा ना खासा मतलब शूट आउट हो जाए, कोई उसमें लोग मारे जाएं, गिलगित के अगर पुलिस वाले बेचारे मारे जाएं, कोई पंजाब पुलिस वाले मारे जाएं, सो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बात इन्होंने की है यास्मीन राशिद साहबा ने कि अब लोग मारे जाएंगे हमारे, अब ये वर्कर जो है पेट्रोल पंप मतलब उसमें मारे जाएंगे। एक और चीज़ जो हुई है ना, जो बेहतर हुई है मेरा ख्याल है, हुकूमत ने शायद कुछ समझदारी का मुजाहरा किया है। इन्होंने उस तरह का ऑपरेशन नहीं किए जो मॉडल टाउन पे हुआ था, ये जहन में रखिएगा। इन्होंने मॉडल टाउन से इन्होंने सबक सीखे हैं। मैं तो नवाज शरीफ साहब को तो अगर इस वक्त नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब ने सीखे हैं, इनकी पुलिस ने, पंजाब की पुलिस ने वो सबक सीखे हैं। वो कैसे? असलहा नहीं था, नहीं, इन्होंने 2014 में जब काम किया था, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे और इन्होंने मॉडल टाउन पे इन्होंने चढ़ाई कर दी थी। उस वक्त तहरुल कादरी साहब, तो उस वक्त भी यही था कि जैसे इमरान खान साहब को डरा रहे हैं, दबा रहे हैं ना, इस वक्त उन्होंने कहा जी तहरुल कादरी साहब को डराते हैं, दबाते हैं और इनको मौलवी साहब को वापस कनाडा भगा देंगे, ये चले जाएंगे। सो वहाँ पे बैरियर हटाने थे। उस वक्त भी अदालत का इन्होंने कहा था जनाब के बैरियर हटाएं, और इन्होंने आर्डर कर दिए कि जाएँ जी बैरियर हटाएं। उन्होंने बैरियर के नाम पर जो पंजाब पुलिस थी 2014 में, उन्होंने जाके 14 उन्होंने बंदे मार दिए बेचारे बेगुनाह। उसमें 2 खवातीन भी उन्होंने मार दी, एक तो बेचारी प्रेग्नेंट वुमेन थी, और फिर 100 बंदों को गोलियां लगी, किसी के मुंह में गोली मारी। पुलिस ने बड़ी ब्रूटैलिटी की थी उस वक्त। अगर आप एक उस शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, जब वो चीज़ें सामने आई तो शहबाज शरीफ साहब तो मुकर गए। उन्होंने कहा मैं तो सोया हुआ था। जो वैसे वो कहते हैं सोते नहीं है, काम मतलब है काम है, सुबह 5 बजे अफसरान को बुला लेते शहबाज शरीफ साहब। एक उसमें इंसोम्निया के वैसे उनको है कि उनको नींद नहीं आती। उस दिन वो कहते हैं मुझे नींद आ गई थी जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था। 14 बंदे जो है ना वो उनकी पुलिस ने मार दिए। अब रिस्पांसिबिलिटी का मसला पड़ गया कि ये बताया जाए कि ये आर्डर किसने दिए थे कि आप जाएं और वहां पे बंदे मार दे। शहबाज शरीफ ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो टीवी से पता चला है कि इस तरह का एक्शन हो गया। वो हट गए। अच्छा, इंटीरियर मिनिस्टर उस वक्त यही थे, ये राना सनाउल्लाह साहब, ये होम मिनिस्टर थे पंजाब में। इन्होंने कहा जनाब कि मुझे भी नहीं पता, ये पता नहीं किसने आर्डर किए हैं। इसके बाद उस वक्त याद होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनसे पूछा गया, कमिश्नर लाहौर से पूछा गया, दीगर लोग थे, तो उन सब ने कहा जी हमने तो नहीं किया, हमने तो आर्डर नहीं दिए। तो पुलिस फंस गई। उन्होंने कहा जनाब आपने हमें आर्डर भी दिए, आपने हमें ऑपरेशन भी करवाया, अब जब हमारी जिम्मेदारी है कि आप आए, आपने कहा जाए पुलिस वाले बोले हैं अपने ऊपर लें। सो पुलिस वालों पे मुकदमे हो गए थे, पर्चे हो गए थे, और शहबाज शरीफ साहब ने कंपनी साइड पे हो गए थे। पुलिस भी डर गई, आइंदा के लिए हम क्यों जाएं और लोगों को मारें, गोलियां मारें, और ये ओनरशिप जो है ये तो लेती नहीं है पोलिटिकल एलीट। सो वो पुलिस के जहन में भी ये चीज़ थी, आईजी के जहन में भी होगी, होम सेक्रेटरी के जहन में भी होगी, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वहाँ पे ये पंजाब में, वो भी बैठे होंगे कि भाई साहब इनको खुश करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, या दीगर लोगों को, मरियम साहबा को, सारे जो ऑपरेशन चाहते हैं वहाँ पे हम जाएं, हम क्यों गोलियां मारें उन लोगों को, और कल को हमारे पे पर्चे हो जाएं। और ये तो फिर कहते हैं जी हमने तो नहीं कहा, मैं तो सोया हुआ था। तो फिर शहबाज शरीफ साहब के मैं तो सोया हुआ था। सो एक ये भी रीजन है मेरा ख्याल पुलिस के जहन पे दबाव था कि हमने जाके एक्सट्रीम फोर्स नहीं यूज करनी। इसलिए आपने देखा होगा रात को उन्होंने उनको बुलाया, रेंजर्स को बुलाया गया कि आप आए और आप यहाँ पर देखें। सो ये मेरा ख्याल है कि एक इसमें वाइटल ये दोनों चीजें थी, ये अपने अगर जो उसमें काउंट की जा सकती है, जो उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी। अच्छा, एक करेक्शन में क्लास साहब कर दूं, मेरा जो कहने का मतलब था वो ये नहीं था कि असद उमर साहब इस फेवर में हैं कि गिरफ्तारी दे दें। वो तो क्लियरली अपना स्टांस दे चुके हैं कि ना दें गिरफ्तारी। तो जब यास्मीन राशिद साहिबा ने बकौल उनसे बात, जब आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैं बात करता हूँ असद से, उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो मुझे भी मना कर चुके हैं कि आप ये बात ना करें। सो मेरा कहने का मतलब था कि मना करने में मतलब उन्होंने मना ये किया कि आप आरिफ अलवी से बात ना करें, इमरान खान से बात ना करें, ये वाली बात ना करें कि गिरफ्तारी देनी चाहिए। बात मतलब इस बात का मकसद क्या है, इंटरप्रिटेशन गलत ना करें ना हम, कि उन्होंने कहा है कि मैं इस हक में हूं कि इनको गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, लिहाजा या बात ही ना करें किसी से, नंबर 1। या वो ये कह रहे थे कि इस बात का करने का कोई फायदा नहीं है, ना आप अलवी साहब से करें तो ना आप बात करें कि जनाब खान साहब जो है ना वो सरेंडर करें या ना करें। द फर्स्ट थिंग, क्योंकि उसके बाद भी असद उमर साहब को मैं सुनती रही आज पूरा दिन, तो उनका यही स्टांस था। उनसे ये सवाल होता भी रहा बार। असद उमर साहब ने शायद फिर ज्यादा बहादुर तो मेरा ख्याल यास्मीन राशिद साहबा निकली है। मतलब अगर देखा जाए तो फिर यास्मीन राशिद साहबा ने तमाम जितने मर्दों की पार्टी है जो बड़े बड़े ये मतलब शेर बनते हैं, ग्लेडियर बनते हैं, फिर इनमें
इनमें से तो वही कुछ चाहते हैं जो खान साहब उनसे सुनना चाहते हैं। चलो एटलीस्ट उस यास्मीन राशिद साहबा ने एक डिफरेंट लाइन तो ली, वायलेंस रोकने की कोशिश की, बचते की कोशिश की कि हमारे लोग ना मारे जाएं, वहां पे ना मारे जाए। और दूसरा कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें क्रिमिनल एलिमेंट भी तो आ गया ना, कि यास्मीन राशिद साहबा की एक तरह की गवाही भी तो आ गई ना कि हमारे वर्कर जो हैं वो क्रिमिनल एलिमेंट की तरफ चले जाएंगे, पेट्रोल बम चला रहे हैं कि इस पे लोग मर सकते हैं, केसेस हो सकते हैं। सो खान साहब के इन मामलात में आई एम वंडरिंग के उनके जहन में तो वही है मेरा ख्याल, एक ही गेन है। और दूसरा खान साहब एक और चीज समझते हैं जो मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट की कमजोरी, जिस पे वो डटे हुए हैं अभी तक। अगर पिछले आप 10-15 साल से देखें ना, मतलब स्पेशली आई मस्ट से 2006-7 के बाद हमारे सियासतदानों को एक बात समझ आई, इमरान खान साहब एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करेगा, इसको बुली करेगा, इस पे तनकीद करेगा, इसको दीवार के साथ लगाएगा, इसको एक्सपोज करेगा, एस्टेब्लिशमेंट डर के मारे उसको पावर में ले आएगी। ये मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, वही वाली बात जो बात कहते हैं ना। अब इसका मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि खान साहब के जहन में बात क्यों है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट भी दबाव रखना है, अदलिया पे भी रखना है, हमने सब पे रखना है। स्पेशली उनका जो फोकस जो है एस्टेब्लिशमेंट पे है, क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त भी ये कहते थे कि हम आपको ये इलेक्शन जो हमें लेकर दे सकते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट दे सकती है। वो फवाद चौधरी साहब भी हमारे शो में कहते रहे हैं। अच्छा, वो खुद भी खान साहब कहते थे मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ और हम एस्टेब्लिशमेंट को देख रहे हैं वो क्या करेगी, नए चीफ आ गए। सो खान साहब का वो सारा रुख आपको याद होगा जना आसिम मुनीर साहब की तरफ था, जो अगर उनको वहां से कुछ जवाब नहीं मिला तो उनका गुस्सा भी बढ़ा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ी है, उनकी थोड़ी सी उनको हमारे यहाँ वो कहते हैं कावड़ भी यही है कि देखें जी मैं अगेन इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बनने के मेरे चांसेस हैं, तो आर्मी चीफ जो है मुझे मिलना नहीं चाह रहे। सो वो भी उनमें एक मेरा ख्याल एंगर होगा। हुआ क्या है, ये नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, इससे पहले बेनजीर भुट्टो साहब ने किया। उन्होंने जनाब मुशर्रफ पे ताबड़तोड़ हमले किए जब 2002 के बाद उन्होंने वहां पर अल्टीमेटली मुशर्रफ जो हैं वो आके मजबूर हो गए थे बेनजीर भुट्टो के साथ बैठ के डील के एनआरओ करें, उनको वापस लें और प्राइम मिनिस्टर के लिए उनके साथ इंतजाम तय करें। अगरचे उसमें अमेरिकन भी थे, ब्रिटिश भी थे, और भी फैक्टर थे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बेनजीर भुट्टो की मुसलसल जो उस पर अटैक थे, इस पे जनाब मुशर्रफ पे उनकी पार्टी के असेंबली में उन्होंने हेल्प की थी मुशर्रफ को दबाव में लाने की, और अल्टीमेटली मुशर्रफ साहब ने बेनजीर भुट्टो के साथ डील की, एनआरओ उनको दिया। नंबर एक मतलब वहां से ट्रेंड सेट शुरू होना। फिर नवाज शरीफ साहब ये जब वापस आए तो उनका नारा क्या था उस वक्त, इन्होंने मैं तो कारगिल पे कमीशन बनाऊंगा, मैं तो जर्नलों को हम तो इनको अकाउंटेबल करेंगे, इन्होंने तो हमारी कू की थी, हम तो इन पे केसेस करेंगे, मुकदमे बनाएंगे। और वही जनरल कियानी साहब अगर आपको याद हो, वही वो नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें भी हुई। नवाज शरीफ साहब को 2013 में उन्होंने वजीर आजम भी बनाया। सो ये बात खान साहब देख रहे थे कि भाई साहब जो इनको जरा एस्टेब्लिशमेंट को दबाता है, जरा अटैक करता है, आंखें दिखाता है, इवेंचुअली वो फायदे में रहते हैं, उसको ले आते हैं। सो ये दूसरी मिसाल थी खान साहब के लिए। सो आप नोट करें कि जो ही नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, इमरान खान साहब का तोपों का रुख जो है वो ज्यादा तौर पर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को हिट करना शुरू किया। वही वाली बातों पे उनकी वीडियोस भी आई, ऑडियोज भी आई, कमेंट आए कुछ इस तरह के जिसमें फौजी जनरल्स पे लोगों पे बड़ी तनकीद कर रहे थे। सो उन्होंने प्रेशर बढ़ाया। अच्छा, आर्मी पे दबाव के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा इफेक्टिव टूल यूज किया, वो 2-3 किए। तालिबान वाला टूल उन्होंने यूज किया, उन्होंने ड्रोन वाला यूज किया, उन्होंने अमेरिका की जंग वाला यूज किया, क्योंकि ये तो सारी फौज की फैसले हुए थे। सो उन्होंने उसका तमाम मलबा जो है जंग का, ड्रोन्स का, किलिंग्स का, ट्राइबल एरिया का, उन्होंने सारे का सारा फौज पे डाला। फौज उससे दबाव में है कि भाई साहब खान साहब को अगर हम चुप नहीं कराते तो ये तो हमारे लिए पश्तून, हमारे ट्राइबल एरियाज, अफगानिस्तान, तालिबान तो हमारा प्रॉब्लम होगा। चलो खान साहब की बड़ी सॉफ्ट एक सिंपथी है तालिबान के साथ या इनके साथ है, तो इनको ले आते दरमियान में, तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। सो इनको वो दोबारा पावर में लाए। जितनी तनकीद इमरान खान साहब ने फौज पे की हुई है, मेरा नहीं ख्याल 75 साल की हिस्ट्री में किसी और लीडर ने इस तरह तनकीद की होगी। इसके बावजूद आर्मी लेकर आई। अच्छा, फिर क्या हुआ जब खान साहब आ गए तो मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब ने शुरू कर दिया टारगेट करना जनरल इस बाजवा साहब को और जनरल फैज को, जलसों में जलूसों में। इनको पता चला कि भाई साहब इमरान खान साहब इसी रास्ते, इन्होंने भी बुली किया है, इन्होंने भी तनकीद की, इन्होंने भी गोलाबारी की इन पे, तो इनके साथ मजबूर हो गए जनरल उनको लाने में। एग्जैक्ट वही कुछ हुआ जो तवक्को कर रहे थे। मरियम और नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटेजी कामयाब रही। ये पीस मेकर थे ना शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये तो दरमियान में थे ना, आने जाने वाले थे। उन्होंने इनको गुड काप के तौर पर यूज किया, शहबाज शरीफ को खुद बैड काप बने। उसका नतीजा क्या हुआ, आपने अहमद मीर साहब का बात करा, खुले और फिर मुफाहमत हुई, खुफिया मुलाकातें हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई। वही मरियम और वही ये नवाज शरीफ साहब को, वही अपने जनरल बाजवा साहब जिन्होंने जेल भिजवाया था बकौल उनके, जिन्होंने केसेस करवाए, वो वापस लेके उन्होंने कहा इनसे कैसे हम जान छुड़वाएं। जब वो वापस इख्तिदार में आ गए हैं, अब इमरान खान साहब बह रहे हैं और फिर वही कर रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव मिल पाएगा?
अब लेकिन थोड़ी सी चीजें मुख्तलिफ हैं, मेरा ये ख्याल है। अब हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जो खान साहब को वो कहते हैं हर दफा भी हर फार्मूला एक ही दफा नहीं होता, ये फार्मूला 20 साल चल गया काफी है, मेरा ख्याल है। अच्छा 20 साल मतलब हमारे देहात में एक मिसाल सुनाई जाती है, एक बच्चा इसमें गिर गया कुएं में, तो निकल नहीं रहा था, तो किसी ने कहा कोई जनाब कैसे निकालें, तो गाँव के सियाने ने कहा जनाब एक काम करें, एक कोई बंदा जो है रस्सा लेके नीचे जाए और इस बच्चे की कमर से वो बांधे, रस्सा ऊपर फेंके, आप उसको खींच लें, बाद में इसी तरीके से वो बंदा तो बाहर निकल आएगा। उन्होंने वही कुछ किया, एक उसमें रस्सा लेके किया और बच्चे की कमर से बांधा और उन्होंने उसको ऊपर उठा दिया, बच्चा बाहर निकल आया सलामत। ठीक है। आके लोग उन्हें नारे मारे, वाह वाह जी ये तो बड़ा सियाना आदमी है। मैं 10 दिन बाद वो बच्चा उस पर चढ़ गया, दरख्त पे चढ़ गया, वो फिर उतर ना सके, वही बच्चा। उन्होंने कहा गाँव के सियाने को बुलाओ, गाँव का सियाना आ गया, उसने वही कहा, उसने कहा रस्सा दे, बंदा है ऊपर चढ़ जाए इस पे दरख्त पे, और बच्चे की कमर के साथ बंधवा दिया। कहते हैं अब वो आपका रस्सा है वो नीचे फेंको, रस्सा नीचे फेंका, उसने कहा खींचो इसको, उन्होंने खींचा, दरख्त से बच्चा गिरा, बच्चा मार गया। वो वहां के तेरा कख ना रहे, तूने बच्चा मार दिया। उसने कहा इसकी आई हुई थी, इसकी आई हुई थी अगले दिन, नहीं तो मैंने इसको कुएं से इसी तरीके से निकाल लिया था, मैंने मतलब सेम तरीके से मैंने निकाल लिया था इसका। ठीक है, सेम वही है, ये सेम तरीका जो है मेरा ख्याल है। अब जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, आपकी दफा जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, खान साहब उसको रीड नहीं कर रहे, ठीक है, वो पिछली वाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। उन दोनों के साथ जो मेजर, चलो हम बता देते, आर्मी चीफ हूँ या DGI हूँ, खान साहब उन पे बड़े पर्सनलाइज अटैक करते रहे हैं, उनके रोकने की उन्होंने कोशिशें की हैं। अच्छा DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई, आपने सुनी होगी। सो बहुत सारी चीजें हैं, इस वक्त उनका टारगेट सारी ISI है जिसको खान साहब कर रहे हैं। अच्छा इसी तरीके से आसिम मुनीर के हवाले से कैंपेन चलते हैं, सोशल मीडिया, सबको पता है कौन चलवा रहा होता है पीछे से। सो ये अब एक तरह की पर्सनल लड़ाई बन गई है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मौजूदा मतलब आर्मी चीफ हूँ, DGI हूँ, एस्टेब्लिशमेंट हो, वो ऐसे बंदे को कैसे लेकर आए कि जो माजी में उनको सैक भी कर चुका है, अभी भी उनको थ्रेट्स कर रहा है। सो ये थोड़ा सा खान साहब के जहन में है कि मैं शायद वही पुराने फार्मूले से चलूंगा, हिस्ट्री चल रही है और उसकी वजह से चीजें डिफरेंट थोड़ा हो सा सकती है। मेरा ये ख्याल है इन्हें रिवर्स करने की थोड़ी सी खुद को जरूरत है। और यास्मीन राशिद वाला वो जो है ना फार्मूला, उस पर थोड़ा सा मेरा डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि वो 10-15 मिनट बाद अवेलेबल होंगे, तो देखते हैं कि वो अवेलेबल हैं तो उनसे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे तोशा खाना के हवाले से। क्लास साहब, कल हमने तोशा खाना की जो 1990 से 2001 की कुछ डिटेल्स हैं जो कि पब्लिक नहीं हुई हुई स्टार्ट की हैं, कल नवाज शरीफ की और फारूक लगारी, कल हमने नवाज शरीफ और फारूक लगारी साहब इनकी डिटेल्स जो थी वो बताई थी, और हमने बताया था कि आज हम बेनजीर भुट्टो साहिबा की और साबिक सदर गुलाम इसाक खान साहब की जो डिटेल्स हैं वो कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में शामिल करें। अच्छा, बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो सिचुएशन रही, एक तो ये 93 से 96 तक का जो इनका टाइम पीरियड है, जिसमें उनको टोटल 207 तहाइफ मिले, और जिसमें से वो 166 जो हैं वो रिटेन उन्होंने किए उस वक्त की असेसमेंट के हिसाब से जो पैसे देके, और 75 मुफ्त में ले गई। और ये कुल जो इनकी मालियत बनती है, अगर आज के डॉलर रेट के हिसाब से करें, 2 करोड़ के ये तकरीबन तहाइफ बनते हैं। मैं बल्कि वही देख रहा था कि उस वक्त डॉलर का रेट जो है ना, ये 96 में, अगर मैंने अभी गूगल किया है वो बैठ के, वो तकरीबन 34 रुपए के करीब था। तो अगर 25 लाख रुपए के टोटल कास्ट बनी है, जो इनकी मालियत बनती है ना, वो 25,96,000 रुपए के 166 तहाइफ है, जो वो लेकर गई है 3,86,000। उस वक्त के ये $72,000 के करीब ये बनती है उस वक्त की। ये अगर $72,000 को आज के 280 से ज़रब देना, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, मैं मतलब अगर फिगर गलत कह रहा हूँ तो प्लीज करेक्ट मी, तो 2 करोड़ रुपए के करीब बनते हैं तकरीबन। मतलब 2 करोड़ रुपए के करीब के तहफ़ जो हैं इतने बनते हैं। और उन्होंने दिए कितने? उन्होंने 3,86,000। हाँ, चले मेरा ख्याल है जरा डिटेल पढ़ें जरा। अच्छा, अब जो इनकी डिटेल्स है वो इस तरह है कि UAE के सदर की तरफ से बेनजीर भुट्टो को 1995 में 6.5 लाख रुपए मालियत की 2 घड़ियों का तोहफा मिला, और इन घड़ियों को 98,000 रुपए में बेनजीर साहिबा साथ ले गई। फिर बेनजीर भुट्टो को 1996 में 46,000 रुपए मालियत की ज्वेलरी बॉक्स का तोहफा मिला, जो वो 7,000 रुपए में साथ ले गई। फिर 2,40,000 रुपए मालियत की घड़ी का तोहफा मिला, जो वो 36,000 रुपए में साथ ले गई। बेनजीर भुट्टो को 2,01,000 रुपए मालियत का ब्रेसलेट का तोहफा मिला, जिसे वो 30,500 रुपए में साथ ले गई। इसके अलावा बहरीन हुकूमत की तरफ से 3 लाख रुपए मालियत की 2 घड़ियों का तोहफा मिला, जो वो 46,000 रुपए की अदायगी के बाद साथ ले गई। और बहरीन हुकूमत की जानिब से उनको 65,000 मालियत की जेंट्स वॉच का तोहफा मिला, जिसकी उन्होंने 10,000 रुपए कीमत अदा की। 60,000 रुपए मालियत की घड़ी का तोहफा मिला, जो 9,500 रुपए में साथ ले गई। 55,000 रुपए मालियत की तलवार का तोहफा मिला, जिसे उन्होंने 8,500 रुपए में लिया। 23,000 रुपए मालियत के ब्रेसलेट का तोहफा मिला, जो वो 3,700 में साथ ले गई।
इसके अलावा 23,000 रुपए मालियत के ब्रेसलेट का चाहिए बताया। फिर 25,000 रुपए मालियत की घड़ी का तोहफा मिला जो वो 4,000 रुपए में साथ ले गई। 1,05,000 रुपए मालियत का कारपेट का तोहफा मिला जिसकी अदायगी की 16,000 रुपए। साबिक बरतानवी वजीर आजम लेडी मार्गरेट थैचर ने बेनजीर भुट्टो को पर्स का तोहफा दिया जिसकी कीमत 2,000 रुपए लगाई गई जो बेनजीर भुट्टो 250 रुपए में साथ ले गई। 1990 में फ्रांस के सदर की जानिब से मिलने वाले कॉफी सेट की कीमत 1,200 रुपए लगाई गई और ये कॉफी सेट उन्होंने 50 रुपए में लिया। 1990 में फ्रांसीसी सदर की तरफ से मिलने वाले सिगार बॉक्स की कीमत 2,000 लगाई गई और इसको 250 रुपए की अदायगी के बाद साथ ले गई। फ्रांस के सदर की जानिब से मिलने वाली एक गुड़िया थी जिसकी कीमत 400 रुपए लगाई गई और इस गुड़िया को मुफ्त में वो साथ ले गई। अच्छा, तुर्की की हुकूमत की जानिब से मिलने वाले सैंडल्स की कीमत 200 रुपए लगाई गई जो वो मुफ्त में ले गई। 1990 में स्वीडन एम्बेसडर की जानिब से मिलने वाले मेटल डेकोरेशन पीस की कीमत 200 रुपए लगाई गई और ये मेटल डेकोरेशन पीस भी वो मुफ्त में ले गई। ट्यूनिस हुकूमत की जानिब से मिलने वाले हैंडबैग की कीमत बेनजीर भुट्टो के लिए 500 रुपए लगाई गई और ये भी वो मुफ्त में ले गई। फिर यमन की हुकूमत से मिलने वाले सिल्वर सेट की कीमत 800 रुपए लगाई गई, ये भी मुफ्त में ले गई। अल्जीरिया हुकूमत से मिलने वाले गाउन की कीमत 800 रुपए लगाई गई, ये भी मुफ्त में ले गई। लीबिया हुकूमत की तरफ से मिलने वाले वास्कट की कीमत, अच्छा वेस्ट कोट, अच्छा ठीक है, इसकी कीमत 500 रुपए लगाई गई, ये भी मुफ्त में ले गई। फिर बेनजीर भुट्टो को मराकेश हुकूमत की तरफ से शलवार कुर्ते का तोहफा मिला, 700 रुपए इसकी कीमत लगाई गई, मुफ्त में ले गई। लीबिया हुकूमत से कुर्ता शलवार और दुपट्टे का तोहफा मिला, 800 रुपए कीमत लगाई गई, ये भी मुफ्त में ले गई। 1994 में कतर हुकूमत की जानिब से मिलने वाले सूटकेस की कीमत 1,200 रुपए लगाई गई, 50 रुपए में साथ ले गई। फिर तुर्कमानिस्तान के सदर की जानिब से मिलने वाली घड़ी के तोहफे की कीमत 500 रुपए लगाई गई, ये भी मुफ्त में ले गई। फिर रूसी वजीर की जानिब से मिलने वाले टी पॉट की कीमत 150 रुपए लगाई गई, ये भी सब मुफ्त में ले गई। बेनजीर भुट्टो को ओमान के सुल्तान की जानिब से 50,000 रुपए मालियत के गोल्ड सेट का तोहफा मिला, बेनजीर भुट्टो ने 60,000 अदा किए इसके। और रूसी वजीर की जानिब से मिलने वाले ट्रे की कीमत 150 रुपए, शुगर पॉट और मिल्क पॉट की कीमत 120 रुपए लगाई गई। फिर 1995 में उज्बेकिस्तान के सदर की जानिब से बेनजीर भुट्टो को 25,000 रुपए मालियत की पेंटिंग का तोहफा मिला, 4,000 रुपए में वो लेके गई। फिर 1995 में इमाम ऑफ बुखारा की तरफ से 2 घड़ियों का तोहफा मिला जिनकी कीमत 300 रुपए लगाई गई, ये मुफ्त में ले गई। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा की तरफ से मिलने वाले 3 खिलौनों की कीमत 300 रुपए लगाई गई, ये मुफ्त में ले गई। किर्गिस्तान के सदर से तोहफा मिलने वाले गाउन की कीमत 1,200 रुपए लगाई गई और ये 50 रुपए में साथ ले गई। फिर किर्गिस्तान के सदर की तरफ से मिलने वाले एक और गाउन की कीमत 1,800 रुपए लगाई गई, 200 रुपए में ले गई। इसी तरह 19 सदर की जानिब से 2,400 रुपए मालियत के ओवरकोट का तोहफा मिला, ये 350 रुपए में ले गई। ईरानी सदर की जानिब से बेनजीर भुट्टो को 35,000 रुपए मालियत का कारपेट का तोहफा मिला, 5,000 रुपए में इन्होंने रिटेन किया। फ्रांसीसी सदर की तरफ से मिलने वाले स्कार्फ की कीमत 450 रुपए थी, मुफ्त में ले गई। 1996 में जापानी वजीर आजम की तरफ से बेनजीर भुट्टो को 30,000 रुपए मालियत की डेकोरेशन प्लेट का तोहफा मिला जो 5,000 रुपए में बेनजीर साहिबा ने रिटेन किया। तो ये गिफ्ट्स हैं, बड़ी वैसे जाहिर है इसमें तो इसमें एक और मजे की चीज है, मैंने नोट किया, आपने तो पढ़ा है सारा, हमारे इमरान मकराना ने बड़ा इस पे काम किया है, सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स जो मैं ले आया था मैं। इसमें बड़ी मजे की चीज है कि इसमें सऊदी अरेबिया यूएई के तहफ़ का जिक्र कहीं नहीं है। इट मीन्स के सऊदी अरेबिया और ये यूएई के विजिट्स बेनजीर भुट्टो ने, इसको चेक करना पड़ेगा, नहीं किए होंगे या उन्होंने इन्वाइट नहीं किया होगा क्योंकि उस वक्त औरत की हुक्मरानी के हवाले से बड़े मसले थे अरब वर्ल्ड में कि जना बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो इसमें मुझे सऊदी अरब और यूएई की नहीं है, हालांकि सबसे ज्यादा वो अच्छा यूएई का है, अच्छा सऊदी अरब का मुझे नजर नहीं है, हाँ मुत्तहिदा अरब, आई एम सॉरी, मुत्तहिदा अरब इमारत के हैं, लेकिन उनका सऊदी का मुझे नहीं है। हालांकि सऊदी सबसे ज्यादा जो मतलब है उन्होंने पाकिस्तानियों को करोड़पति या अरबपति बनाया ना तहफ़ से, वो सऊदीज ने बनाया। वो बास्केट भर भर के बादशाह, ब्रेसलेट थे, ज्वेलरी थे, वो सारे। मैं जरा आता हूँ इस पे गुलाम इसहाक खान साहब पे, आपने बड़ी हिम्मत की है, वैसे जितनी जल्दी आपने पढ़ा मैं ना पढ़ सकूँ। गुलाम इसहाक खान साहब 1990 से 93 तक इनको 97 तहफ़ मिले, 91 तहफ़ वो साथ ले गए और उसमें 32 तहफ़ जो मुफ्त भी ले गए इसहाक खान साहब। इसहाक खान साहब की भी यही रेपुटेशन थी ईमानदारी की जो इमरान खान साहब की है। उस वक्त बड़े इनके हक में कॉलम लिखे जाते थे, जनाब बड़े ईमानदार हैं, चाय नहीं पीते, बिजली बंद करते हैं, फलां करते हैं, किसी को बड़ी मुश्किल से चाय पिलाते हैं और किसी को बिस्कुट खिलाते हैं, रेपुटेशन थी। लेकिन इस मामले में ज़रा फिर कच्चा छट्टा देखते हैं। तुर्की के सदर की तरफ से कहवा सेट मिला, 600 रुपये उसकी कीमत लगी, मुफ्त ले गए। फ्रांस के सदर की तरफ से पर्स मिला, उसकी 600 रुपये कीमत मिली, वो मुफ्त ले गए इसहाक खान साहब। चीन के सदर के सिल्क कोट की अगर उसके सूट की कीमत 300 रुपये लगी, वो भी मुफ्त रखा उन्होंने। इसका काज़ाकिस्तान के सदर ने 2 घड़ियाँ दी, उनकी कीमत सिर्फ 900 रुपये लगी जो इसहाक खान साहब ने मुफ्त में रख ली। अच्छा, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इनको कारपेट का तोहफा दिया, सदर गुलाम इसहाक खान साहब 50 रुपये में घर ले गए। अच्छा, जापान के वजीर की तरफ से नेकलेस मिला गुलाम इसहाक खान साहब को 2,125 रुपये में साथ ले गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदर की तरफ से एक ज्वेलरी सेट मिला इसहाक खान साहब को 750 रुपये में अपने पास रख ले। ईरान के सदर की जानिब से कारपेट का तोहफा उनको मिला इसहाक खान साहब
साहब को ईरान के सदर ने दिया, 1150 रुपए में घर ले गए। अफगानिस्तान के सदर की जानब से कारपेट का तोहफा मिला, गुलाम इसाक खान साहब ने 2050 रुपए में रख लिया। अच्छा, अफगानिस्तान के भी सदर की जानब अफगानिस्तान के वजीर आजम ने इनको कॉर्पोरेट का तोहफा दिया 500 रुपए में, गुलाम इसाक साहब ये घर ले गए। अच्छा, किंग फहद बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब ने इनको गोल्ड और उस पर डायमंड पर मुश्तमिल उन्होंने ज्वेलरी सेट दिया, वो और उसकी कीमत 2.5 लाख कोई 50,000 रुपये लगाई गई थी और वो ये 40,000 रुपये में घर ले गए थे। अच्छा, गुलाम इसाक खान साहब ने सऊदी बादशाह की तरफ से मिलने वाला एक और गोल्ड और डायमंड पर ये मुश्तमिल एक और ज्वेलरी सेट 7,500 में अपने पास रखा। किंग फहद बिन अब्दुल अजीज ने इनको सऊदी अरब ने इनको फिर 5 घड़ियाँ दी, उनकी तमाम की इन्होंने 33,000 रुपये कीमत देकर इन्होंने 5 घड़ियाँ इन्होंने अपने पास रख ली। अच्छा, क्राउन प्रिंस कतर इन्होंने 2 कीमती घड़ियाँ दी इसाक खान साहब को 35,500 रुपये में, वो घर ले गए। अच्छा, प्रिंस फहद बिन ये अब्दुल अजीज़ गवर्नर ऑफ ये तबूक ने इनको 1990 में पाकिस्तान अगर इनको सदर इसाक खान साहब को तलवार का तोहफा दिया, उस तलवार की कीमत 15,000 रुपये लगाई गई और वो 2,500 रुपये में तलवार जो है ना अपने साथ ले गए थे। अच्छा, प्रिंस फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज ने इनको खंजर का तोहफा दिया, उसकी कीमत 5,000 रुपये इन्होंने लगाई थी, 1,000 रुपये में खंजर अपने पास रखा। अच्छा, उज़्बेकिस्तान के सदर की जानब से 2 क्लीन मिले, वो 2,200 में घर ले गए। अच्छा, उज़्बेकिस्तान के सदर की तरफ से गुलाम इसाक खान साहब को कहवा सेट मिला, 250 रुपये में अपने पास रख लिया। अच्छा, क्राउन प्रिंस ऑफ UAE की तरफ से मिलने वाली इनको 6 लाख मलियत की घड़ी, उस वक्त के 6 लाख इनको जो गुलाम इसाक खान साहब 90,000 रुपये में साथ लेकर। क्राउन प्रिंस ऑफ UAE की तरफ से इनको 34,000 मलियत की मिली अंगूठी, इन अंगूठी ने वैसे बड़ा खराब किया, वैसे बड़े खराब किया है। तो गुलाम इसाक खान साहब ने 5,500 रुपए में इन्होंने अंगूठी अपने पास रख ली और UAE ने इनके क्राउन प्रिंस ने एक इनको 3.25 लाख मालियत का नेकलेस दिया गुलाम इसाक खान साहब को, 50,000 में घर ले गए थे। और ये 1993 के जी। और खान साहब अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हमने बात करनी है, काफी एफर्ट किया जी। पढ़ के थके, लेने वाले नहीं थके। नहीं, वो तो अभी बना दे, अभी फिर ले, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब बात करेंगे अरशद शरीफ के हवाले से। कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ा एक डिस्क्लोज की इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कहा कि जी मैं सदर कीनिया के सदर से खुद राब्ते में हूँ और मैंने तहकीकात के हवाले से उनसे बातचीत की है। जो उन्होंने कहा इस बारे में और जो अश्योरेंसेज उनको कीनिया के सदर ने दिलाई हैं, हाउ यूजफुल आर दीज इन दीज सर्कमस्टेंसेस? पहले तो मेरा ख्याल हामिद मीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने सवाल किया। कौमी उस पर अपने जियो बड़ा चैनल है, उस पर बैठ के वज़ीर आज़म का इंटरव्यू करें, और भी बड़े क्वेश्चन होंगे। सो मीर साहब ज़रा मेरा ख्याल शाबाशी मिलनी चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा वाक़या है, इतनी बड़ी ट्रेजिडी है हमारी ज़िंदगियों में, मतलब पूरे मुल्क का। अभी भी जो बंदा मुझे मिलता है वो सारे ये बात कहता है कि हमारे घर का फ़र्द जैसे होता है अरशद का, मतलब एवरीबॉडी फेल्ट द पेन कि जैसे उनका अपना बच्चा, अपना भाई, अपना कोई अजीज़ जो है ना सगा, उसका ये किलिंग हुई है। मुझे तो जितने लोग भी मिले सब की ये फीलिंग थी, जो अरशद से कभी नहीं मिले होंगे लेकिन टीवी पे देखते होंगे। चलो हमारी तो छोड़ ही दें कि हम उसमें नहीं पढ़ते कि हमारा उनके साथ क्या ताल्लुक था, कितनी था हमारी अपनी लाइफ कितनी अफेक्ट हुई, हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चे, मतलब कितने इस पूरे इससे ब्रूटल, इससे मर्डर असैसिनेशन से मतलब एक उन पे इम्पैक्ट आया। चलो हम अपने ज़ाती अपनी ट्रेजिडीज़ अपने ज़ाती इशू से छोड़ देते हैं। अरशद के अपने बच्चे 5 इतने प्यारे क्यूट बच्चे, हमेशा के लिए बेचारे दे लॉस्ट वेरी एक loving and very powerful एक फादर एंड अगेन ही वाज अ वेरी लविंग मैन। आम आदमियों के लिए, मतलब यारों दोस्तों के लिए वो जान देने पे रहता था, खर्चे करने, जनरस मैन, जेब उसकी हर वक्त खुली रहती होती। अपने बच्चों के लिए कितना करता होगा, दोस्तों के लिए खड़ा होने वाले बंदा था। इन तमाम चीज़ों के बाद जिस तरह ब्रूटली उसको असैसिनेट किया गया। हमारे दोस्त हैं मुल्तान के शकील अंजुम साहब हैं, प्रेस क्लब के सदर, उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी अपने फेसबुक पेज पे। उसने कहा यार कि जिन लोगों ने कत्ल किया उसको, अरशद को, या प्लान बनाया, एग्जीक्यूशन करवाई, जो भी हुआ, सुपारी दी गई, कंट्रैक्ट हुआ, सब कुछ हुआ, उन लोगों को एक लम्हे के लिए उसकी क्यूट स्माइल पे भी तरस नहीं आया। अरशद क्या कर लेता आप लोगों का, क्या कर, मतलब क्या बिगाड़ लेता, आप लोगों की हुकूमतें गिरा लेता, आप लोगों के कोई मतलब कोई बहुत बड़े आपको रोक लेता, या कोई मतलब एक रिपोर्टर ही था, खबरें कर रहा था ना, और इससे ज़्यादा क्या कर सकता था आपके लिए कि आपने सारी उम्र आप लोगों ने रहना है। मतलब एक ऐसे इसको क्यूट और स्माइल वाले इतने उसको ये फेस वाले बंदे को गोली मरवाना, मारना, कत्ल होना, ये चीज़ें जो दीज आर। तो लिहाजा खैर अभी हम देख रहे हैं कि उनकी मतलब एक इससे पहले हमने वो की थी, एक आकर रिपोर्ट की थी कि उसके साथ ये हुकूमत जो है, राना सनाउल्लाह साहब आए थे हमारे शो में, मैंने उनसे भी पूछा था कि आपकी हुकूमत जो है रोड़े अटका रही है,
उनको आप पूरा उनको तामुन नहीं मिल रहा। खैर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जनाब के वहाँ उस वक्त कीनिया में कोई प्रॉब्लम आ रहे थे। अभी सद इन्होंने जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अगरचे उन्होंने अपने तई एक एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अच्छे जवाब दिए मत से कि मैं कीनिया के सदर से राब्ते में हूँ, मैंने उनसे बात की है, रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, उनकी वालदा से बात की, अरशद की वालदा से बात की है और उनके अगेन कमीशन बनवाना चाहते थे, दीगर चाहते थे। सदर को फिर कहा है कि अपनी रिपोर्ट जो है ना आप वहाँ पे भिजवाएं। वो थोड़ा अपने अगेन कीनिया वाला जो है मान लेंगे कि जनाब हाँ हमारी गलती थी या हमने कोई इसमें कोई कंस्पिरेसी थी, साजिश थी, कौन लोग थे, किसने कंसीव किया प्लान, कैसे मनवाया, कौन लोग थे, कत्ल कराया, बला बला, जो उस वक्त हमने भी बात की थी। अभी आप उस सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल फ्राइडे को केस दोबारा अगर उसका अरशद का आ रहा है उसका, तो वहां पे मतलब जुडिशरी ने चलो उन्होंने टेकअप किया हुआ, सुओ मोटो लिया हुआ है, लेकिन एक चीज है कि हुकूमत कभी भी इतना उसमें एक्टिवली नहीं जाएगी। रीजन ये है कि अरशद हैज बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ ये मौजूदा रजीम चेंज पे उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। सख्त स्टोरीज की अरशद ने, हार्ड हिटिंग की, उसने शरीफ फैमिली पे बड़े स्कैंडल किए। अच्छा सब एक इंपॉर्टेंट सवाल में रहना जाए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस बात में कितनी हकीकत है कि अरशद शरीफ साहब को वकील नहीं मिल रहा, जो ये बातें बहुत ज्यादा गर्दिश करी थी, और पीटीआई इसमें क्यों नहीं हेल्प करी? ये तो सवाल पीटीआई से होना चाहिए। मैं इस पे आता हूँ थोड़ा सा। इससे पहले मैं एक बात करूँ, जो मेन चीज थी जो करनी चाहिए थी, जो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की, बिलावल भुट्टो साहब ने नहीं की, इन्हें इसके अरशद के कत्ल की तहकीकात यूएनओ से करवानी चाहिए थी। आपको दबाव कीनिया पे, कीनिया के लिए मतलब हम क्या उनके लिए कोई उनको फायदा नुकसान दे सकते हैं, हमारी बात माने, आपको यूएनओ में अपने जो हमारा जो मुस्तकिल नुमाइंदे उसके जरिए तकरीर करवा के उन पे दबाव डलवानी चाहिए थी। जैसे बेनजीर भुट्टो साहब के लिए कमीशन बना था, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को अपनी इनको जो इंटेंशन थी साबित करने के लिए कि हम इसमें सीरियस हैं अरशद के कातिलों तक पहुंचने में और उसको ट्रेस करने में, आपको यूएनओ में जाना चाहिए। तो वहां से कीनिया के खिलाफ आप रेजोल्यूशन पास करवाते, वहां से कमीशन बनवाते, वो जाता इन्वेस्टिगेट करता, फिर हम मानते कि फेयर और उस पे हो सकते। ये बाकी लिप सर्विस जो है ना, पर एनीवे हम अरशद के इस केस को, इस ब्लड को अगर जाया नहीं जाने देंगे, वी विल कंटिन्यू टू फॉलो इट। इसको जो ये आते रहेंगे इश्यूज, वी विल कंटिन्यू रहे। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पूरे मुल्क के लिए और ये हमारे जैसे बिल्कुल दोस्तों के लिए, फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।